नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज से महज 1 महीना और 2 दिन बाद 24 अक्टूबर को रोशनी का त्योहार यानी दीपावली है। लेकिन इस बार दीपावली रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में मनाई जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि हालात बयां कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से कोयला संकट पैदा हो गया है। 2062 मेगावाट बिजली बनाने की 9 यूनिट बंद हो चुकी है। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ सकती है। कोयला सप्लाई और बिजली प्रोडक्शन के हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश के लोगों को बड़े पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण, कस्बों और शहरी इलाकों में तो अघोषित बिजली कटौती का दौर भी शुरू हो चुका है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल अगस्त 2021 में भी मॉनसून पीरियड में कोयले की कमी के कारण बिजली प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़ा था। ना तो उस घटना से सबक लिया गया, ना ही कोयला स्टॉक मेंटेन किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन पावर प्लांट्स की यूनिट्स में टेक्निकल दिक्कतें आई या खराब हुई, उन्हें लंबे वक्त से ठीक नहीं करवाया जा रहा है। अब त्योहारी सीजन आने में एक बार फिर महज 1 महीने भर का वक्त है, लेकिन शायद अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। बेहद अहम मुद्दा और आज बात इसी खास मुद्दे पर। बिन बिजली सब सून। चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, अमित मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, महामंत्री राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ से, और साथ ही विकास शर्मा हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हैं, चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब ऐसे दिक्कतें होती है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उम्मीदें सरकार से होती है, कोशिशें भी लगातार जारी है। जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली दौड़ यहाँ पर चल रही है, लेकिन आम जनता क्या उम्मीद करे? जिस तरह की संकट की बात की जा रही है, कोयले क्राइसिस की बात की जा रही है, क्या त्योहारी सीजन से पहले ये सब दुरुस्त हो सकेगा? देखिए श्वेता जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वैसे भी अगर हम जनरली भी देखते हैं तो जैसे ही मॉनसून ख़त्म होता है या मॉनसून के बाद जो त्योहारी सीजन शुरू होता है, उस समय बिजली की मेंटेनेंस को लेकर के देखें या बहुत ज़्यादा बिजली की मांग को लेकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हर वर्ष ही थोड़ी सी ये समस्या जो है ये आती है। लेकिन अभी इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो ये समस्या कोयला संकट को लेकर के ज़्यादा देखने में आ रही है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और लगातार ऊर्जा मंत्री जी जिस तरीके से लगातार प्रयास, क्योंकि पहले भी आप देखिए संकट आया लेकिन हमने अपने प्रयास पूरे किए और उसकी वजह से इस संकट को दूर भी किया। दोबारा संकट आया है, आप खुद देखेंगे कि ऊर्जा मंत्री जी खुद दिल्ली हैं, लगातार मिल रहे हैं, लगातार बात भी हो रही है और किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कोयला के स्टॉक को बना कर रही है। देखिए एक परेशानी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे और ज़्यादा बढ़ा सके, मेंटेन कर सके जिससे लोगों को परेशानी ना आए, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से अपने लेवल पर हर प्रयास को कर भी रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। मैं कहना चाहूँगी कि केवल प्रयास ही नहीं बल्कि परिणाम तक पहुँचाने के लिए भी कवायद जारी है। और ना केवल कोयला संकट को लेकर के अगर देखते हैं, अगर हम सोलर एनर्जी के रूप में भी अगर देखते हैं या विंड एनर्जी के रूप में, जो राजस्थान एक प्रदेश है जहां पर इससे भी ऊर्जा हमको मिलती है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में लगातार जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने है सोलर एनर्जी के रूप में भी एक ऑल्टरनेट जो है वो खड़ा किया है, जिसका परिणाम है कि हम बहुत अच्छी स्टेज पर हैं। अब जो थोड़ी जो कमी जो हमको कोयला संकट की वजह से महसूस हो रही है, लगातार प्रयास की जा रहे हैं। केंद्र सरकार जरूर लगातार हर समय पे अपने हाथ खड़े कर देती है, अपने लेवल पे सरकारों को, राज्य सरकारों को मैनेज करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी मैं यूं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस संकट को दूर करने के लिए प्रयासरत है और निश्चित रूप से वो सफल भी होगा और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमित मल्होत्रा जी, कितनी उम्मीद की जाए? जिस तरह की दिक्कतों की बात और कोल क्राइसिस की बात की जा रही है और उससे आने वाले वक्त समय को भी देखा जा रहा है कि इसे आज के वक्त में दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, कोशिशें कितनी सफल नजर आती हैं? देखिए, जहाँ तक कोशिश की मैं बात करूँ तो कर्मचारी इसमें ज़्यादा कर्मचारी का रोल इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब कोयला संकट है तो ये एक नेशनल इश्यूज है। आज मैं इस बात में अगर मैं प्रबंधन की तरफ से नहीं, मैं कर्मचारियों की तरफ से बात रखना चाहूँगा जी, तो हमारे उत्पादन निगम की जो इकाइयाँ हैं, जब प्रशासन उनसे लगातार बिजली लेना ही नहीं चाहता तो उनका ध्यान उनके मेंटेनेंस की तरफ से कब जाएगा? आज हमारे जो लॉन्ग टर्म पीपीएस हमने कर रखे हैं
वो हमने 20-20 साल के पीपीए कर रखे हैं और उसमें ये बाउंडेशन रख रखी है कि हमें उनसे इतने मेगावाट बिजली लेनी ही पड़ेगी। तो जब हमारे पास बिजली सरप्लस होती है तो हम अपने उत्पादन की इकाइयों को बंद कर देते हैं। यदि हम अपनी चलती हुई इकाइयों को बंद कर देंगे और उसके बाद जब हमें आवश्यकता होगी उसको हम दोबारा चालू करेंगे तो हमें जो वेरिएबल कॉस्ट देनी पड़ती है उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, वापस से हमें चालू करना पड़ता है, तो उसके सामने कई समस्याएं आती है। तो जब तक प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं देगा कि हमें लगातार अपनी इकाइयों को दुरुस्त करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस सही समय पर करना चाहिए, उससे हमें लगातार बिजली लेनी चाहिए, हमें अपने लॉन्ग टर्म जो पीपीएस कर रखे हैं उसमें हमें संशोधन करना चाहिए। आज बड़े दुख का विषय है कि एक प्राइवेट जो एक उपभोक्ता है उसको हम लिबर्टी देते हैं कि वो 24 घंटे पहले निगम को बता देगा कि कल मैं आपसे बिजली लूंगा या नहीं लूंगा। तो क्या निगम ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि हम उपभोक्ता को भी बाउंड करें कि भाई आप हमें बहुत पहले बताइए, हमारी इकाइयों को हम बंद क्यों करें, और जब हम हमारी इकाइयों को बंद कर देते हैं तो उसको दोबारा चालू करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका समाधान क्या है। तो प्रशासन को इसके ऊपर एक स्थायी नीति बनानी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस की वजह से आज शटडाउन हमें लेना पड़ रहा है, 5-5 घंटे की कटौती करनी पड़ रही है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हम मेंटेनेंस का काम स्थायी कर्मचारियों से लेते ही नहीं है। आज हमने सारी व्यवस्था प्राइवेट दे रखी है। आज वापस से गवर्नमेंट कहती है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, केंद्र सरकार को भी घेरती है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो आप देखिए पिछले 25 दिनों से पाली को है ना प्राइवेट देने का मुद्दा चल रहा है। को दिया जाता है, क्या स्थायी तौर पर ये काम नहीं हो सकते मेंटेनेंस रेगुलर? नहीं, निश्चित तौर पे हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्यों प्राइवेट? ये तो सरकार की गलत मंशा है। आज मैं इसमें किसी पर्टिकुलर किसी कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2009 में पीपीपी मॉडल योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी ने लगाया। लेकिन इसमें राजस्थान में जब पीपीपी मॉडल लागू किया तो बीजेपी की सरकार ने लागू किया। मतलब लागू करती है कांग्रेस और उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती है। तो इसमें सरकार का रोल नहीं है। जब हम वर्ल्ड बैंक के कहने पे काम करेंगे, हम बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे, तो उपभोक्ता की जनता की कौन सुनेगा। हम सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो बिजली का क्षेत्र है ये सेवा का क्षेत्र है या व्यापार का क्षेत्र है। यदि सेवा का क्षेत्र है तो आपको इसमें सुधार के लिए जितने भी काम करने हैं वो करने चाहिए लगातार। और यदि ये व्यापार है तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि किसी जगह मेंटेनेंस है तो वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा, तो फिर आपको कटौती भी करनी पड़ेगी, आपको सुधार भी करने पड़ेंगे। जनता से सीधे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये क्राइसिस है, तो इसमें प्रॉफिट लॉस तो नहीं, यहाँ पर फैसिलिटी वाली बात होती है कि जो जरूरत है उसे पूरा किया जाए। सुरेश गर्ग जी, अब उम्मीद यहाँ पर कई बार जब दिक्कतें आती हैं तो केंद्र से भी हो जाती है, दिल्ली में भी बैठकों का दौर चला, यहाँ पर मंत्री जी भी गए। अब ये जो क्राइसिस हो रही है इसको लेकर पहले भी हमने चर्चा की थी, पहले भी कोई क्राइसिस हुई थी, लेकिन अभी ये बहुत जरूरी है कि इस क्राइसिस को दूर किया जाए। देखिए श्वेता जी, ये गहलोत जी की नाकामी है कि आज देश के मतलब राज्य के अंदर बिजली संकट है। जब विधानसभा के अंदर राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया था तब ये बताया गया था कि राजस्थान के अंदर 23,600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है और हमारे यहाँ कंजप्शन 13,300 मेगावाट का कंजप्शन है, यानी कि हमारे यहाँ पे बिजली सरप्लस है। जब बिजली राजस्थान में सरप्लस है तो फिर भैया राजस्थान में संकट क्यों है बिजली का? इसका मतलब इनकी नाकामी है। जब आप जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली लेके महंगी बिजली, आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, इसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों को इन्होंने जब सत्ता में जब आए थे तब ये झूठ बोल के आए थे कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। अरे किसानों को दिन में बिजली छोड़ के रात में भी बिजली नहीं दे पा रहे है। तो ये झूठी सरकार है, नकारा सरकार है, क्योंकि इनको जनता से इनका सरोकार ही नहीं है। फिर आप उसी मुद्दे पे आ गए कि सरकार क्या है, अब काम कर रही नहीं, लेकिन अभी जो क्राइसिस हो रही है, केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य पर केंद्र सरकार को जहां जरूरत होती है केंद्र सरकार उसको अभी रेक की इनको व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने प्रहलाद जोशी जी ने खुद ने कहा है कि भाई आपको रेक का हम व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने कहा है कि रेल जल मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से भी हम कोयले को यहां पे पहुंचाएंगे जहां पे, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन का छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। क्यों नहीं समय पे उनसे कोऑर्डिनेशन किया गया? क्यों नहीं वो खदान पे नहीं किया गया? रोल नहीं है, ये राज्यों के बीच का है और इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनकी कोऑर्डिनेशन का अभाव है। विकास जो जिस ट्रैक पर जा रहे हैं कि किसकी गलती किसकी लापरवाही इस वजह से हो रहा है, एक्चुअल में क्या वाकई में यही है जो अभी सुरेश गर्ग जी बोल रहे हैं या फिर कोई और रीजन है? देखिए श्वेता, जिस तरह से जब बिजली का संकट होता है या कोयले का संकट होता है, राजनीति गरमाना स्वाभाविक है। लेकिन अभी इस वक्त की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पे अभी अगले 4 महीने में निर्बाध बिजली आपूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए हो गई है क्योंकि राजस्थान के जो पावर प्लांट है उनके लिए जो आवंटित खान है उस खान के अंदर से माइनिंग नहीं हो पा रही है। माइनिंग नहीं होने का जो रीजन है वो यही है
क्यों पीकेबल जो माइनिंग की जो फर्स्ट फेज है पूरा कंप्लीट हो चुका है और उस कंप्लीट होने के बाद में वहां पर अब कोयला उपलब्ध नहीं है। और उसके अलावा जो सेकंड फेज है जिसकी सभी क्लियरेंस सरकारी प्रक्रिया, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार की बात करो, चाहे वो पर्यावरण क्लियरेंस की बात करो, तमाम तरह की जो क्लियरेंस है वो मिल चुकी है। लेकिन वहां पर जिस तरह का आंदोलन एनजीओ की तरफ से खड़ा किया गया है, आम जनता की तरफ से खड़ा किया गया है, उसके चलते वहां पे माइनिंग शुरू नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से राजस्थान के पावर प्लांटों के लिए कह सकते हैं भोजन यानी कि कोयला 70% जो है कोयले की आपूर्ति बाधित हो गई। रोजाना की करीबन 9 से 10 रेक कोयला वहां से मिलता था, जो कि हमारे पावर प्लांट के लिए सबसे बड़ा सोर्स है ईंधन के रूप में, वो पूरा बाधित हो गया है। उसके बाद में जब पूरा राजनीति गरमाई, केंद्र से उम्मीद जताई और केंद्र ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है। हालांकि जो दिखाई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकली इशू हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इशू है, जिसके चलते बहुत बड़ी चुनौती जो है उस जो राहत दी गई है उसको लाने में समस्या आ रही है। क्योंकि इस वक्त जो राजस्थान को आवंटित किया गया है कोल जो माइनिंग नहीं हो पाई उसके अगेंस्ट में जो लिंक ब्रिंकेज दिया गया है उसके अंदर उड़ीसा के जो महानदी कोल फील्ड है वहां से कोयले का आवंटन किया गया और वहां से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान तक आने के लिए कम से कम 1 महीने से 36 दिन के बीच का समय लगता है। इतना समय ड्यूरेशन जगह लगता है तो आपूर्ति बाधित होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्लानिंग जो की गई, आप अभी बता रहे थे कि शिप से जरिए पहले मुंबई पोर्ट तक लाया जाए और उसके बाद में फिर राजस्थान लाया जाए, तो इसमें कॉस्ट जो है बहुत इफेक्ट करती है। इसके साथ में जो ये कोल आवंटित किया गया है इसकी रेट भी 1.5 गुना के आसपास होगी। तो यानी कुल मिला के कंज्यूमर को इसका साइड इफेक्ट आगे जाकर के फ्यूल सरचार्ज के रूप में झेलने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि जो कोयला मिल रहा है वो निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वो कोयला राजस्थान को टाइम पर मिल पाए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सुविधा मिल पाए। इसीलिए पूरी दिल्ली तक पूरे राजस्थान की जो सरकार है, चाहे वो बात करें ऊर्जा मंत्री की, प्रमुख ऊर्जा सचिव की, तमाम जो लोग हैं दिल्ली पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने आग्रह किया इस बात को लेकर के कि कैसे भी करके राजस्थान को ऐसी जगह से कोयले का आवंटन किया जाए जहां से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध हो, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा आसानी से उपलब्ध हो और समय पर कोयले की आपूर्ति राजस्थान हो सके। और वो अभी तक नहीं हो पा रही, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं। और कह सकते हैं इसलिए क्योंकि राजस्थान के लिए 4 महीने लापरवाही है या किसकी गलती है, या फिर हर कोई अपनी तरह से कर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये हमारे पार्ट से ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ वहां नहीं कर रहा है, या राजस्थान सरकार की लापरवाही है। ये एक्चुअल में है किसकी गलती? देखिए, इसमें अगर बात करें केंद्र के हस्तक्षेप की, केंद्र से बातचीत की गई, वहां से एक बड़ा अभी मीटिंग के अंदर से एक बात निकल के सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अगर इश्यू को खत्म किया जाना चाहिए तो दोनों सरकारें एक ही पार्टी की है, तो वहां पे उसको कैसे भी करके समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसीलिए केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में कोयले की आपूर्ति बाधित होती है, उस स्थिति में बिजली सप्लाई बाधित होती है, तो लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। वो सिर्फ राजस्थान सरकार के लिए नहीं, केंद्र के लिए, क्योंकि सभी को पता है राजस्थान समेत प्रत्येक राज्य को जो पावर प्लांट है उनको कोयले की आपूर्ति का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है। और अगर उनको पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की भी रहती है। ऐसे में हालांकि ब्रिज लिंकेज से कोयला दिया गया है, लेकिन वो कोयला निर्बाध रूप से राजस्थान तक पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसी वजह से राजस्थान की पूरी टीम जो है दिल्ली पहुंची थी और आग्रह किया गया था। हालांकि उसके बाद में कुछ एक्टिव मोड में आया सरकार, उन्होंने रेल मंत्रालय से बातचीत की है, रेलवे के अधिकारी उनसे बातचीत की है और कौन से विकल्प है जिनके जरिए कोयले को आसानी से राजस्थान लाया जा सके। लेकिन श्वेता, इन सब के बीच में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आगामी 4 महीने में जिस तरह से बिजली की डिमांड राजस्थान में पीक रहती है, करीबन सामान्य डिमांड से 1.5 से 2 गुना डिमांड जो है राजस्थान के, उस स्थिति में अगर बिजली आपूर्ति बाधित रहती है तो बहुत हद तक ना सिर्फ आम जन को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि किसान जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं रबी के सीजन में अच्छी बुआई की, अच्छी फसल की, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया इस वक्त कि इस समस्या का समाधान किया जाए, समय रहते समाधान किया जाए। उसके लिए राजस्थान डिस्कॉम ने प्रयास भी शुरू कर दिए। 4 तरह के अलग अलग विकल्प जो है वो तलाशे गए हैं, जिनमें की यूपी से बैंकिंग से बिजली खरीद की बात की जा रही है, गुजरात के कोस्टल गुजरात कोशिश यहाँ पर की जा रही है। विकास, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन ज्योति जी अभी आपने सुना कि देखिए हर किसी ने अपनी सही वजह, एग्जैक्ट वजह बताने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से सुरेश गर्ग जी ने कहा कि राजस्थान सरकार की ही जिम्मेदारी थी और वो उसमें फेल हुई, जबकि कोशिश की जा रही है, जैसे कि विकास बता रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, मंत्री भी दिल्ली गए, मुलाकात भी वहां पर हुई। बताइए राजस्थान सरकार के जी
बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी श्वेता जी, अगर आप देखेंगे तो सभी ने अपनी अपनी बात को कहा, सभी ने अपनी अपनी बात जिम्मेदारी बताई, लेकिन अगर आप सुरेश जी को बात को सुनेंगे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात कही, केवल आरोप प्रत्यारोप की बात कही। जनता के को कैसे राहत मिले उसके लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, बीजेपी किस तरीके से अपनी भूमिका को निभा सकती है, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं यही बात आपको बार बार कह रही हूँ। देखिए, राजस्थान भी भारत देश का हिस्सा है, केंद्र सरकार का ही हिस्सा है। भारत केंद्र की उतनी जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति भी है। राजस्थान हम जानते हैं भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ की बहुत अलग चुनौतियां भी होती है। बहुत हर चुनौती जो है वो और बड़े रूप में सामने आती है, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते और भौगोलिक स्तर पर इतना बड़ा प्रदेश होने की वजह से। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा पल्ला झाड़ लेना, ये कह देना कि यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जब सरकारें बन जाती है तो वो जनता की सरकारें होती है और उस समय केंद्र को जो हस्तक्षेप करके जो सुविधाएं जो मुहैया करानी चाहिए उसके लिए उनको कदम आगे बढ़ाने चाहिए। सरकार आप राजस्थान की सरकार की तरफ से देखेंगे तो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं वो देखिए। आप तो आपके मुख्यमंत्री जी बिजली के लिए बात करने गए हैं, अध्यक्ष बनने के लिए। आप ये बताइए, आप कह रहे हो ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कोयले के लिए बातें करने गए हैं। आपके मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष बनने के लिए गए वहाँ पे कहाँ से कोयले की बातें करने गए वो बता दीजिए। दिल्ली में है, कहाँ पे है आपके मुख्यमंत्री जी? आप कैसे केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हो? आप केंद्र सरकार ने जहाँ जरूरत है वहाँ पे प्रोवाइड कराया है। केंद्र सरकार ने रेक की जरूरत है, रेक प्रोवाइड कराई है। केंद्र सरकार कह रही है कि जल मार्ग रेल मार्ग कैसे भी है आपको सुविधा दी जाएगी, लेकिन सबसे समस्या ये है कि आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का अभाव है। जब आप विधानसभा में ये बताते हो कि हमारे यहाँ पे सरप्लस बिजली है, तो वो सरप्लस बिजली कहाँ गई? जब आपके विधानसभा के अंदर ये बताया जाता है कि 23,609 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पे होता है, कंजम्पशन 13,600 का है, 600 मेगावाट का है, तो बिजली कहाँ गई? कहाँ क्यों शॉर्टेज है? ये बताइए, उस पर जवाब दीजिए। केंद्र सरकार को ठीक काम करने से, मिलके काम करने से, जहाँ राज्य और केंद्र दोनों कोई किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ रहा है। बात यह है कि अगर कभी कोई दिक्कत इस तरह की आती है तो उम्मीद तो केंद्र सरकार से की जाती है मदद के लिहाज से कि अब अगर आपस में यहाँ पर नई रास्ता निकल रहा है या दूसरे राज्य से नई समन्वय बन रहा है या फिर क्राइसिस हो रही है तो केंद्र से भी तो उम्मीद करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कोई केंद्र की तरफ देखेगा नहीं, आंख मूंद करके बैठ जाएगा। इसको इस लिहाज से क्यों ना देखा जाए, हमेशा नेगेटिव ही क्यों? श्वेता जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास आना चाहिए, केंद्र सरकार उस पर सहायता करती है। पर मुझे बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर होता है, इसके बावजूद भी राजस्थान में बिजली की कमी क्यों है? इनका कोऑर्डिनेशन का प्रभाव है। जब हमारी सरकार थी तब हमारे जो रेट थी वो सस्ती रेट हुआ करती थी। महंगी रेट देने के बावजूद ठीक है सुरेश जी एक मिनट। अमित मल्होत्रा जी, अभी आपने भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस नहीं, लेकिन ये दिक्कत अगर हो रही है, ये हुई भी है, क्या वाकई में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है जो कि सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं, या कोई और वजह है, या फिर जिस तरह से प्राइवेट हाथों में ज्यादा चीजें दी जा रही है इस वजह से भी मेंटेनेंस और दूसरे इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि दिक्कत तो है और कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि इस तरह की मुश्किल बनी रहे? जी श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा मैं ना सहमत हूँ गर्ग साहब से कि समन्वय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मैं इसके लिए सरकार को दोषी कम मानता हूँ, मैं इसको प्रशासन को दोषी मानता हूँ। आज यदि 5 विद्युत कंपनियां आपस में खुद कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगी और उत्पादन निगम के पास डिस्कॉम से करोड़ों रुपए की बकाया है, जब उत्पादन निगम के पास में पैसा ही नहीं होगा और उत्पादन निगम को यही पता नहीं होगा कि मुझे मेरी सारी इकाइयाँ साल भर जारी रखनी है कि नहीं रखनी, उत्पादन निगम को यह पता नहीं है कि मुझे 3 दिन बाद मेरी इकाइयाँ बंद करनी है, तो वो किस हिसाब से मेंटेनेंस करेंगे? आज तीनों डिस्कॉम के हजारों करोड़ रुपए बकाया है उत्पादन में। आप पिछले महीने 1 साल का ग्राफ ले लीजिए, ना तो एम्प्लॉय को 15 तारीख से पहले तनख्वाह मिलती है, ना किसी और काम के लिए उनके पास पैसा उपलब्ध रहता है। तो आज जब उत्पादन निगम के पास में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो 10 दिन बाद की तैयारी कैसे करेगा? आज यदि तकनीकी खामी की वजह से उत्पादन निगम का प्लांट बंद होता है और उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो वो बार बार सरकार का मुंह देखते हैं कि साहब उनको पैसा मिलेगा तब जाके वो कोयला खरीदेंगे, उनको पैसा मिलेगा तब जाके वो मेंटेनेंस करेंगे। आज स्थिति यह है कि डिस्कॉम का घाटा जब उदय योजना में 60,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था, उसके बावजूद भी हमारी गलत नीतियों की वजह से वापस 90,000 करोड़ रुपए हो गया। हम जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, सरकार को इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, उनको बताना चाहिए घाटा इतना क्यों बढ़ा है। यदि हमारे पास में पैसे की कमी रहेगी, उत्पादन निगम के पास पैसा नहीं रहेगा, आपकी कोई स्थायी नीति नहीं होगी।
आप जब उपभोक्ताओं को इतनी छूट दोगे कि 24 घंटे बाद वो आपके उत्पादन निगम की इकाई से बिजली नहीं लेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपके खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो स्थायी रूप से कैसे काम कर सकते हैं? ये सरकार को देखना चाहिए या प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन यदि इसको हम राजनीति का मुद्दा बनाएंगे तो मैं आपको श्वेता जी विश्वास दिलाता हूं कि इसका स्थायी समाधान कभी नहीं निकलेगा। हम एक दूसरे के ऊपर कांटा छींटी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उत्पादन निगम को पैसा नहीं देंगे, उसको इतनी पावर नहीं देंगे, उसको इतना फ्री नहीं छोड़ेंगे कि वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर काम कर सके, अपनी कंपनी की माली हालत को सुधारने के लिए काम कर सके, तब तक क्या होगा? और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में बोली कि हमको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम बिजली को सेवा मानते हैं या व्यापार मानते हैं। यदि हम सेवा मानते हैं तो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार, उसको समय समय पर जितनी मदद हो सके बिजली कंपनियों की करनी चाहिए, तभी उपभोक्ता को फायदा मिले। देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन की बात हो, लेकिन राज्य केंद्र में भी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आप एक दूसरे पर नहीं तो सिर्फ आरोप और सवाल और लापरवाही और एक दूसरे की जिम्मेदारी ही याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। विकास, एक तरफ देखा जाए कि राजस्थान में सरप्लस बिजली रहती है, दूसरी तरफ क्राइसिस हो जाती है, कभी भी क्राइसिस नजर आती है, कभी कहते हैं कि एकदम बिल्कुल ठीक सब कुछ चल रहा है। अभी की अगर स्थिति की बात करें, उम्मीद की जाए, जैसा कि आपने कहा कि करीब 1 महीने से ज्यादा 36 दिन का वक्त लग सकता है, इससे पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, त्योहारों पर खलल नहीं होगा इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो इसके लिए राजस्थान डिस्कॉम ने पूरी प्लानिंग 4 चरणों में पूरी प्लानिंग तैयार की है, जिसके बेस पर राजस्थान डिस्कॉम का दावा है कि वो निर्बाध बिजली आपूर्ति जो है वो कर पाएगी। उसमें अगर चारों पॉइंटों को बिंदुवार करें तो पहली बार ये कि हमको जो ब्रिज लिंकेज से कोयला मिला है उसको जल मार्ग से होते हुए पहले ट्रेन मार्ग तक लाया जाएगा, वहाँ से फिर उसको राजस्थान लेके आएंगे। उसके लिए पूरा प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। इसके साथ में अगर दूसरी बात करें तो बैंकिंग से, यूपी से बैंकिंग के जरिए 1000 से 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई अगले 4 महीनों के लिए ली जाएगी, और उसके बाद में जब उनको जब वापस दी जाएगा तब 105% के हिसाब से बिजली दी जाएगी। मतलब अगर 100 मेगावाट बिजली ली जाती है, 100 यूनिट बिजली ली जाती है, तो 105 यूनिट बिजली उनको वापस लौटाई जाती है। ये बैंकिंग का एक पैटर्न है जिसके आधार पर बिजली ली जाएगी। इसके अलावा और ये जो बिजली यूपी से जो 1000 मेगावाट से 1500 मेगावाट की बिजली की बात की जा रही है, ये अब तक की बैंकिंग की सबसे बड़ी मात्रा है, जो कि इस बात के लिए राहत है कि जो रास्ता में संकट है उस संकट में काफ़ी हद तक इसमें समाधान निकल सकता है इन बिजली से। इसके अलावा साथ में बात करें जो कोस्टल गुजरात पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ से भी बिजली जो है केंद्र सरकार के तय दामों पर खरीदने की बात सामने है। उसके अलावा जो एक्सचेंज है वहाँ से भी बिजली खरीदने के लिए पूरी प्लानिंग, कैसे फेज मैनर में पूरी प्लानिंग की, किस तरह से एक्सचेंज से बिजली ली जाएगी, कैसे ब्लॉक वार बिजली की डेफिशिएंट रहेगी, उसको कैसे पूरे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब डिपेंड इस बात को लेकर करते हैं कि वो जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो धरातल पर कितने उतर पाते हैं, और साथ में बिजली की डिमांड का ग्राफ जो है वो कितना बढ़ता है। क्योंकि अगर बात करें पिछली बार राजस्थान के इतिहास की एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा बिजली पिछली बार सर्दी के अंदर दिसंबर के महीने में दी गई थी, उसके बाद में वो ग्राफ जो है उसके ऊपर अभी तक कोई ग्राफ नहीं आया। तो ऐसे में अगर उस ग्राफ तक बिजली रहती है तो काफी हद तक उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से कृषि के कनेक्शन बढ़े हैं, किसानों की डिमांड बढ़ी है, और साथ में 2 ब्लॉक दिन के अंदर बिजली देने की जो बात कही जा रही है, उसको देखते हुए ये डिमांड निश्चित तौर पे बढ़ेगी, उसमें संकट भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी सभी की, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो उपलब्ध बिजली है उसका मैनेजमेंट करें, साथ में आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बिजली को उपयोग मिले, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति है, उस राष्ट्रीय संपत्ति की तरह बिजली को ट्रीट किया जाए, ना कि उसका दुरुपयोग किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय संपत्ति की, तो कोयला अगर खत्म होता है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति खत्म हो रही है, और बिजली का दुरुपयोग होता है तो भी राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग होता है। तो ऐसे में जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, उससे निभाना जरूरी है, और ये ऐसी मुश्किल होती है जिसमें कि आपको दूसरी चीजें, चाहे राजनीतिक तौर पर बयानबाजी की बात हो, दूसरों की कमियां निकालने की बात हो, इनसे इतर अभी ये सोचने की जरूरत है और रास्ते निकालने की जरूरत है कि कैसे इसका समाधान हो सकता है, क्या ऐसे स्टेप उठाए जाए, क्या ऐसे फैसले लिए जाए जिससे कि वक्त रहते, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वक्त लें और बोल दें कि हाँ ठीक है सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। वक्त रहते यहाँ पर चीजें ठीक होना जरूरी है, वक्त रहते इस क्राइसिस को खत्म करना जरूरी है। कोशिश यहाँ पर सरकार के स्तर पर भी की जा रही है, भले ही यहाँ पर मुश्किलें हो, भले ही यहाँ पर केंद्र सरकार से मदद की हो, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहने की जितनी कोशिश होती है, जितनी जरूरत होती है, वो मदद मिलती है। और अगर कोई ये कहे कि राज्य नहीं चाह रहा है, केंद्र नहीं चाह रहा, तो ऐसा नहीं है। आम जनता है और इसकी परेशानी को हर कोई समझता है, खासतौर से वो जिनके हाथ में कमान है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, वो सभी का रोशनी के साथ ही बीते और इस तरह की दिक्कत ना हो। जो कोशिश की जा रही है उसमें जल्द से जल्द सफलता मिले, ये उम्मीद की जा सकती है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।